इनके साथ जो है दिक्कत है, जिस तरीके से मैम जो है अब गा नहीं सकती हैं। दर्शकों, इस तरीके की मोटिवेशन जो है, जो वीडियो है, आप लोग बिल्कुल देखिए इसको पूरा। देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि जीवन में तो अभी भी आपको देखते हुए ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से आप भावुक हैं अभी, जैसे लग रहा है कुछ ही दिनों की इंस्टेंट ही अभी बात हो, ऐसा लग रहा है आपको देखते हुए। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट रहा होगा, ये बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि मैम देखिए आपको देख के अभी लग रहा है जिस तरीके से आप भावुक हैं कि आपकी एज 50 से ऊपर हो गई है, फिर भी देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है। इसका मतलब बहुत जो है आपने स्ट्रगल किया है, जिस तरह देखा जाए तो। उसके बाद फिर क्या हुआ मैम? एक ही चीज़ पॉज़िटिव ये रही कि हम जब भी किसी भी बहुत बड़े खतरे में, परेशानी में, बीमारी में, दुर्घटना में फँसते हैं, तो एक दिन तो आएगा, हमें सिर्फ़ उस दिन का इंतज़ार करना है, जिस दिन हम ठीक होंगे। उसी दिन के बारे में सोचना है कि ये कुछ क्षण है, कुछ पल है, कुछ महीने हैं, जो हमारी कठिनाई में, परेशानी में नहीं लेते, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान के लिए समर्पित हैं, जिस किसी को भी ज़रूरत है। और दिव्यांग लोगों के लिए तो मेनली जो मेरा सबसे पहला अटेस्टेशन था, मेरे पास कुछ लोग आए कराने, मैंने कहा मैं सबसे पहले ऐसे लोग का करूँगी जो दिव्यांग हो। तो उसके लिए मैं भागी गई कि मैं अटेस्ट पहली मोहर वहीं लगाऊँगी। तो एक 4 साल का ब्लाइंड बच्चा का डॉक्यूमेंट मैंने ढूँढ के कहीं से गई, वहाँ जाके अटेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी स्टैम्प्स यूज़ की। अच्छा। यानी कि यही था कि खाना-पीना बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन देवी माँ की कृपा से वो भी परीक्षा में मैं पास हो गई, भगवान ने खड़ा किया। उसके बाद 4 साल बाद, क्योंकि एक्सीडेंटल बॉडी थी, दिव्यांग हो गई थी, तो उसमें तो हड्डी नहीं जुड़ सकती। बहुत कॉम्प्लिकेट वाली सिचुएशन में थी। बहुत मुश्किल था और ऐसी सिचुएशन में बेड पर ही सब कुछ करना, लेकिन वो भी बगैर हिले, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन भगवान की दया से वहाँ से भी हम निकले। उसके बाद अचानक कोई दवाई रिएक्शन हुई और पूरे शरीर पे नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं साफ जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि जीवन में जिस तरीके से लोगों की जो परेशानियां आ जाती हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय कहा जाता है उसे, जिस तरह एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई मामले आ जाते हैं जीवन में, जिस तरह लोग बहुत संघर्ष करते हैं, कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो उन्हीं में से एक हैं, हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता जी। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनके जीवन में किस तरीके से उतार चढ़ाव रहे हैं। 15-16 एक्सीडेंट से भी ज़्यादा इनके साथ हो चुके हैं, और कैंसर जैसी बीमारी से ये पीड़ित थीं, उससे भी अब इनको छुटकारा मिल चुका है। और इनके पास है एक संस्था है, जिस तरीके से उसको ये लीड करती हैं। तो इनके पास कई सारी डिग्रियां हैं। आइए हम आज उनसे आज खास बातचीत करते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। अ, दुर्घटनाएँ मेरे साथ बहुत हुई हैं। सबसे पहली दुर्घटना, मैं अलीगढ़ शहर की वो पहली लड़की थी, आज से करीब-करीब 40 साल पहले, जो स्कूटर चलाती थी। यानी जिस समय लड़कियों का स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना अपने आप में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस ज़माने में जब मैंने स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाई, तो एक ट्रक वाले ने शायद उसको जानबूझ के उसने सडनली ऐसा ब्रेक मारा मेन रोड के ऊपर कि गाड़ी में कितना भी ब्रेक लगाया, लेकिन वो गाड़ी उससे हिट करके जब रगड़ती हुई गई, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि मुँह के दाँत टूट गए, सारा मुँह, आँखें, सारी चीज़ें। इतनी बुरी कंडीशन थी कि घर वालों को लगा कि पता नहीं अब किस तरीके से आगे कर पाएँगे। तो लेकिन माँ भगवान की कृपा से जो चीज़ें टूट गई थी, वो टूट गईं, बाकी किसी तरीके से रिकवर हुई। बहुत पेनफुल एक्सीडेंट था। उसके बाद अचानक एक दिन छत से गिर गए। पता ही नहीं लगा, जब गिरी तो मेरे हाथ में नंगे तार थे बिजली के, जो उन दिनों सड़क पे लट्ठों पे लगे रहते हैं रोड पे। वो तारों को पकड़ते हुए नीचे गिरी, नीचे क्योंकि मेरा मकान बन रहा था शादी से पहले, तो वो पत्थर कटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े पत्थर के पड़े हुए थे, पत्थर लग रहे थे। उन पत्थर के ऊपर मैं जाके गिरी, बिजली के नंगे तार पकड़ते हुए। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी दुर्घटना थी वो, तो करंट भी लगा, सब कुछ हुआ और मेरी पेल्विक बोन टूट गई। और वो पेल्विक बोन जो टूटती है उसमें कोई
प्लास्टर लग ही नहीं सकता, उसके लिए सिर्फ बेड रेस्ट कंप्लीटली होता है। ऐसी सिचुएशन में मेरी माँ ने सारा कुछ बेड पे मेरा 3-4 महीने यूरिन, स्टूल, नहलाना-धुलाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिसमें हम पैर को हिला ही नहीं सकते। ऐसी जगह से हड्डी टूटी थी कि अगर ज़रा भी पैर हिल गया, तो हड्डी नहीं जुड़ सकती। बहुत कॉम्प्लिकेट वाली सिचुएशन में थी। बहुत मुश्किल था और ऐसी सिचुएशन में बेड पर ही सब कुछ करना, लेकिन वो भी बगैर हिले, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन भगवान की दया से वहाँ से भी हम निकले। उसके बाद अचानक कोई दवाई रिएक्शन हुई और पूरे शरीर पे काले-काले धब्बे बन गए, फेस के ऊपर और शादी से पहले। तो लड़की के माँ-बाप के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। सुसाइड करने की कोशिश की, माँ-बाप हॉस्पिटल लेके गए, बहुत समझाया, बेटा हो जाता है, क्या कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से निकलते-निकलते बाहर आए, तो और 1-2 एक्सीडेंट्स हुए उसके बाद। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो 2005 में हुआ। उसमें पूरी की पूरी ओवरलोडेड ब्लू लाइन बस मेरे उल्टे हाथ और उल्टे पैर के ऊपर से निकल गई थी। सड़क के ऊपर मांस के टुकड़े, नर्व्स, कटी हुई, क्रश्ड सड़क के ऊपर पड़े हुए थे। ऐसी सिचुएशन में देखने के बाद जब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया सर्जरी के बाद कि आपकी सब कुछ सेंसरी मोटर सारी नर्व्स क्रश्ड हो गई हैं, हमने काट दी हैं, निकल गई हैं, तो अब आप उल्टे हाथ उल्टे पैर से काम नहीं कर पाएँगे। बहुत बड़ा ट्रॉमा था, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए कि डॉक्टर से ऊपर तो ऊपर वाला है, उसने मेरी बात सुन ली और बहुत सारी फिज़ियोथेरेपी, बहुत सारा ट्रीटमेंट्स, कई साल, कई अस्पताल लगातार चलते रहे। इसी बस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो मेरे बस जो पैर के ऊपर चढ़ी थी, उसमें इतना बड़ा घाव हो गया था कि उसमें कम से कम मतलब 12 इंच से भी ज़्यादा के चौकोर मतलब घाव था, पूरा का पूरा हिप कटा हुआ था। जी, जी, बिल्कुल इतनी जब बड़ी पूरी बस चढ़ गई तो ज़ाहिर-सी बात है। इतने बड़ा जो हिस्सा कट के शरीर से निकल गया, उसके ऊपर नकली खाल चढ़ाना, वो बड़ा मुश्किल काम था। अब पूरे शरीर में से, जाँघों में से, पीठ में से, हर जगह से निकाल के और कभी हाथ पे लगा रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी हाथ पे भी हुई है, पैरों पे भी प्लास्टिक सर्जरी है, सब जगह। तो वो स्किन इतनी मुश्किल थी शरीर में से निकालना कि डॉक्टर्स ने सोचा कि अगर एक भी ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, तो वो स्किन शरीर में बची ही नहीं थी। और जब हिप वाली जो घाव था, जो स्किन लगी थी, वो इतनी डिफ़िकल्ट थी कि पूरे महीने भर, 2 महीने मैं बिस्तर से हिल नहीं सकती थी। क्योंकि अगर हम ज़रा-सा भी हिलेंगे तो वो स्किन जो है वो स्किन से चिपक नहीं पाएगी। तो वो सबसे बड़ा ट्रॉमा था एक पोज़ीशन में, सिर्फ़ एक पोज़ीशन में रहना, उसी पोज़ीशन में बेड पे यूरिन, स्टूल, खाना-पीना, बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन देवी माँ की कृपा से वो भी परीक्षा में मैं पास हो गई, भगवान ने खड़ा किया। उसके बाद 4 साल बाद क्योंकि एक्सीडेंटल बॉडी थी, दिव्यांग हो गई थी, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर बड़ा मुश्किल था बनाना, तो ड्यू टू नॉन कोऑर्डिनेशन एक बार फिर मैं गिर गई और इस बार मेरी रीढ़ की हड्डी L2 वर्टिब्रा के 3 टुकड़े हुए। और उस समय सबको लगा मेरे हस्बैंड को कि ये शायद जो है हड्डी नहीं टूटी है, ये गिरी है तो बहुत ज़ोर की चोट है। उन्होंने मेरे को ऐसे करके मतलब झुकाया और ये किया कि कोई नस दब गई है तो ठीक हो जाएगी, जबकि वो टूटी हड्डी थी। तो ऐसे करने से उसके तीनों हड्डी के टुकड़े अपनी जगह से हट गए और इतने दूर पहुँच गए कि वहाँ कैल्शियम कैलस बनना मुश्किल था। जब हम हॉस्पिटल गए एक्स-रे कराया तो पता लगा कि ये हड्डी जो है इतनी दूर है कि सर्जरी करके हम हड्डियों को पास लाएँगे, नट बोल्ट लगा के, प्लेट लगा के सेट करेंगे, तो संभावना जुड़ने की है हड्डी। लेकिन L2 वर्टिब्रा है, अगर एक भी नर्व डैमेज हो गई, तो आपका नीचे का हिस्सा पैरालाइज़ हो जाएगा। वो पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था। उस समय फिर देवी माँ भगवान का ध्यान किया कि अगर भगवान है सर्जरी में तो चांसेस हैं,
डैमेज होने के, पैरालाइज होने के लोअर पोर्शन, लेकिन जो ऊपर वाला सर्जरी करेगा उस सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेड रेस्ट को ही ऑप्ट किया। और इस बारी फिर इतनी बड़ी दिक्कत थी कि वो जो तीनों हड्डियां स्पाइन की थी, तो इस बार तो मैं स्पाइन से करवट क्या कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतनी बड़ी सिचुएशन थी। फिर मेरी मतलब उस समय जब करीब 3-4 महीने, क्योंकि बहुत दूर हड्डियां थी, उसका कैल्शियम बनने में बहुत समय लगा। लोगों को 3 हफ्ते में बन जाता है, मेरे को 8-9 हफ्ते से ज़्यादा लग गए। ऐसी सिचुएशन में जब पहली बारी बेड से सीधा बिठाया गया, तो वहीं बेहोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेन था, वो उसी पोज़ीशन में आ चुका था लेटे। तो यानी इतना बड़ा ट्रॉमा था, इतनी बड़ी तकलीफ थी, हर बारी 3 बारी मैं हिल नहीं सकती थी। अच्छा, ये तो नहीं, ये तो अभी भी आपको देखते हुए ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से आप भावुक हैं अभी, जैसे लग रहा है कुछ ही दिनों की इंस्टेंट ही अभी बात हो, ऐसा लग रहा है आपको देखते हुए। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट रहा होगा, ये बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि मैम देखिए आपको देख के अभी लग रहा है जिस तरीके से आप भावुक हैं कि आपकी एज 50 से ऊपर हो गई है, फिर भी देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है। इसका मतलब बहुत जो है आपने स्ट्रगल किया है जिस तरह देखा जाए तो। उसके बाद फिर क्या हुआ मैम? उसके इतनी बड़ी, फिर जब किसी तरीके से जब भी उठाते थे तभी बेहोश हो जाती थी। फिर लिटाते थे, जैसे जब लगा कि हड्डी जुड़ गई है लेकिन अभी भी रेस्ट चाहिए। लैट्रिन कराने के लिए किसी तरीके से जब उठने लगे तो स्टूल पे बिठाया, फिर बेहोश, क्योंकि ब्रेन को वो रीड करना बड़ा मुश्किल था कि अब मुझे बिठाना है। तो ऐसी सिचुएशन से कई महीनों बाद जाके मैं फिर उसको स्टैंड कर पाई। तो ज़िंदगी इस तरीके से आगे-पीछे चलती रही और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स हुई, कैंसर वाली प्रॉब्लम हुई, ये चलती रही। लेकिन हर बारी एक ही चीज़ पॉज़िटिव ये रही कि हम जब भी किसी भी बहुत बड़े खतरे में, परेशानी में, बीमारी में, दुर्घटना में फँसते हैं, तो एक दिन तो आएगा, हमें सिर्फ़ उस दिन का इंतज़ार करना है, जिस दिन हम ठीक होंगे। उसी दिन के बारे में सोचना है कि ये कुछ क्षण है, कुछ पल है, कुछ महीने हैं, जो हमारी कठिनाई में, परेशानी में गुज़रने हैं। लेकिन हमको अपने ब्रेन को, अपने शरीर को, सबको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम उस कठिन रास्ते को आसानी से निकालें। हर बारी मैंने उस कठिन रास्ते को इतना पॉज़िटिवली उसको लिया कि ना केवल मैंने उस रास्ते को निकाला, उस कठिनाई को, क्योंकि ब्रेन को ही पढ़ाना होता है कि नहीं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं और हम सब कुछ करेंगे, दोबारा से करेंगे, चाहे कितनी भी हड्डियाँ टूट जाएँ। वही वापस आएँगे, वही डांस करेंगे, वही गाना गाएँगे, सब कुछ करेंगे। तो ब्रेन को अगर हम ये सब कुछ करते हैं और पॉज़िटिविटी रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो ना केवल हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं, हम और भी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे चले जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स, ये सब उसके बाद ही, इन सब प्रॉब्लम्स के बाद ही स्पोर्ट्स में जाना शुरू हुआ। नेशनल लेवल पे मेडल्स मिले या और बड़े-बड़े हर जगह, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड का हो, चाहे पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो या सिंगिंग का, डांसिंग, इन हर चीज़ों में इसलिए आगे निकल पाए क्योंकि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इसी के साथ करते-करते बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पोज़ीशंस मिली मेरे को, वो सब एक्सीडेंट्स के ही बाद मिली। क्योंकि एक चीज़ ये आ गई थी समझ में कि मैं खुद अपने आप को उठा सकती हूँ, औरों को भी मैं उठा सकती हूँ। तो मेरे को फैमिली वेलफेयर कमेटी में भी मौका मिला, लोगों की, महिलाओं की हेल्प करने के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मैं चेयरपर्सन रही, पूरे ईस्ट दिल्ली मेरे अंडर था। तो उसमें कोई भी लड़की जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उसको सेक्सुअली असॉल्ट ना हो, उस पे मैं बहुत अच्छे से काम कर पाई एज़ अ चेयरपर्सन। और एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, डीएम ऑफिस ईस्ट दिल्ली में, वहाँ भी मैं 3 साल मैंने बुज़ुर्गों के लिए ऐसा काम किया कि मैंने सिर्फ़ उनसे दुआएँ ली। मैंने ना केवल एज़ ए कोर्ट उनको डिसीज़न देके उनको न्याय दिलवाया, बल्कि जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है हर सीनियर सिटीज़न की, दे वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और वो दे कांट राइट इन देयर
पिटीशन, क्योंकि कोई भी कोर्ट में आके अगर ये कहता है कि भई मेरे पास बच्चा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो दिलवाइए, तो कोर्ट इसमें कहेगी हम इसमें क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्ट तो नहीं दिलवा सकती। लेकिन मैंने वो असली काम किया। मैंने हर बच्चे को, जो माँ-बाप की केयर नहीं कर रहे थे, मेंटेनेंस देना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और प्यार जो चीज़ें हैं उनको समझाना कि जब तुम छोटे थे, तुम भी तो खाना फेंकते थे। आज उनसे नहीं खाया जा रहा है ठंडा खाना, वो नहीं खा पा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो तुम क्यों नाराज़ होते हो? तो ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आई और असली काम मैं ये कर पाई कि हर जितने भी मेरी कोर्ट्स में बुज़ुर्ग आए, उनको मैं उनकी फैमिली से बहुत अच्छे से मैं उनको जोड़ पाई, उनको प्यार बच्चों से, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दिला पाई, जो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अच्छा। उसके अलावा मैं आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में मेंबर रही, वहाँ भी मेरी कोशिश रही। वहाँ पर मुझे अभी स्टूडेंट्स के लिए भी कमेटी में उन्होंने अभी मेंबर रखा है, और आपका एनसीडीआरसी जो आपका कंज़्यूमर कोर्ट है, उसके अंदर भी मैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कर पाई, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मुझे ना केवल अपनी शारीरिक तकलीफ़ों से बाहर निकलना है, मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है। तो भगवान का आशीर्वाद रहा और शायद मैं लोगों की हेल्प करने में सफल हो पाई। और इसी बीच जब माँ शक्ति संस्था का बनाया, तो उसमें तो फिर एक खुल के काम करने का मौका मिला कि हम किसी की भी किसी भी रूप में आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो ये आपका जो माँ शक्ति है, माँ शक्ति कहीं न कहीं जो आपने बोला जिस तरीके से आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस तरीके से एक्सीडेंट बार-बार आपके होते जा रहे थे, आपको कई सारी परेशानियों से आपको जूझना पड़ा, तो उस समय सिर्फ़ आप माँ का ही नाम लेती थी कि माँ के भरोसे ही चलूँगी, तो कहीं न कहीं ये उन्हीं के उस पर आपने ये खोल रखा है माँ शक्ति। जी, जी। क्योंकि माँ पे मैं यही लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ, इसीलिए शायद माँ मेरे को हर बारी कठिनाई परिस्थितियों में डालती हैं, प्रॉब्लम्स में डालती हैं, कि मैं ये बता सकूँ कि भगवान है, आप विश्वास तो करो। देखो वो आपको कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। जिस बार मुझे कैंसर हुआ, मेरा पूरा परिवार, घर वाले यही कहें कि तुम्हें ही क्यों होता है? ये प्रॉब्लम्स औरों को क्यों नहीं होती है? इतनी तकलीफ़ें कम थी, तुम दिव्यांग थी, इतने एक्सीडेंट्स हुए कम थे कि भगवान ने तुम्हें ही कैंसर दिया। इसका मतलब माँ जो है आपकी परीक्षा ले रही थी कि बिल्कुल आप। परीक्षा लेती है। मैंने उस समय भी कहा, मैंने कि भगवान हर कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करता है, कुछ ही लोगों को पसंद करता है। मेरे को उन्होंने सेलेक्ट किया कि वो हर बारी मेरा एग्ज़ाम लेती है, लेकिन मुझे पता है कि उस एग्ज़ाम में पास भी तो उन्होंने ही करना है, उस भवसागर से पार भी तो उन्होंने निकालना है, अच्छा। तो वो निकाल देती है। अच्छा मैम, जो मैंने आपकी देखी है जो सीवी मैं देख पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँ, तो मैंने आज तक ऐसी सीवी नहीं देखी मैम, कि जो ये सीवी है, ये पूरे 20 पेज की सीवी है और इतनी बड़ी सीवी, वो भी एक ऐसे पर्सन हैं आप, जिनके साथ इतनी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो गई, 16-16 एक्सीडेंट हो गए और इसके बावजूद भी आपने कभी हार नहीं माना, कैंसर तक हुआ आपको और उसके बाद उससे ठीक होने के बाद आपने जितने भी आर के आपके ऑर्गन्स हैं, सब आपने डोनेट कर दिए। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। ये देखिए मेरे हाथ में ये सीवी है, ये 20 पेज की सीवी है, ये मैम की सीवी है और ये 20 पेज की है। अब देखिए अब देखिए मैम ने देखिए इतना बड़ा जो है आपको जो है एक्सीडेंट होने के बावजूद भी देखिए मैम आप बता दीजिए ज़रा हमारे दर्शकों को कि आपके क्या-क्या आपके पास जो है स्किल्स जो है? कहीं नहीं, नहीं, कहीं नहीं। आप बोल अरे कहीं नहीं, नहीं। बोल दीजिए क्योंकि देखिए ये एक मोटिवेशनल है जो है। ये बहुत बड़ी बात है जो है। आप ये गिनवा दीजिए कि आपने क्या-क्या किया उसके बाद भी, आपने हार नहीं मानी जीवन में। एक हमारे युवा जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी इस वक़्त जो युवा है, उनको एक संदेश जाएगा कि आपके पास 20 पेज की सीवी है। कोई 20 पेज कोई ऐसी बात नहीं है देखिए, कोई भी अगर बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल भी अगर होते हैं, तो मुश्किल से 4 पेज होते हैं उनके जो है। आपकी 20 पेज की सीवी बनी हुई है यहाँ। और ये इसमें जो है मैं कहता हूँ कि आप आपके अपने जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें कुछ बता देंगे हमारे मैं दर्शकों को? नेशनल पैरा शॉट पुट मेडलिस्ट हूँ। मैं नेशनल पैरा स्विमर भी हूँ अच्छा। और लॉयर हूँ और नोटरी पब्लिक हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटरी पब्लिक हूँ और मेरा फ्री रहता है। किसी की भी इंसान को अटेस्टेशन करवाना हो नोटरी का, जब मर्ज़ी आ सकता है फ्री। मैं कभी भी पैसे नहीं लेती और कभी भी
काम इस तरीके से नहीं करती, नोटरी के सिर्फ फ्री। नोटरी का कोई पैसा नहीं, कोई क्योंकि सिर्फ अदरवाइज और जगहों पे तो पैसे। नहीं, हम पैसे नहीं लेते क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान के लिए समर्पित हैं, जिस किसी को भी ज़रूरत है। और दिव्यांग लोगों के लिए तो मेनली जो मेरा सबसे पहला अटेस्टेशन था, मेरे पास कुछ लोग आए कराने, मैंने कहा मैं सबसे पहले ऐसे लोग का करूँगी जो दिव्यांग हो। तो उसके लिए मैं भागी गई कि मैं अटेस्ट पहली मोहर वहीं लगाऊँगी। तो एक 4 साल का ब्लाइंड बच्चा का डॉक्यूमेंट मैंने ढूँढ के कहीं से गई, वहाँ जाके अटेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी स्टैम्प्स यूज़ की। अच्छा। क्योंकि यही था कि मुझे सिर्फ़ चैरिटी करना है। उसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि मेरा एक सीएससी सेंटर भी चलता है, कॉमन सर्विस सेंटर। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। जी, जी। तो क्या ये क्या उद्यमी काम? अच्छा, उद्यमी अच्छा, अच्छा, अच्छा। उद्यमी भी हूँ अच्छा। और एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। तो सीएससी सेंटर चलता है, उसपे काम करती हूँ और मैं आर्टिज़न भी हूँ। मैं जो पेंटर है, वो मैं गवर्नमेंट से सरकारी पेंटर हूँ, जो मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती अच्छा, हूँ, एक सिखाती भी हूँ। रुकिए, रुकिए, आप अब आप पेंटिंग की बात आई जैसे, तो ये जो गणेश जी की आपने बताई थी, जी। ये आपने खुद ही जो है जी, पेंटिंग जी। की है ना? जी, 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 ये जी। देखिए, आप देखिए साफ देख सकते हैं, देखिए पीछे जो गणेश जी बने हुए हैं, ये मैम ने खुद ही जो है पेंट किया है, पेंटिंग जो ये बनाई हुई है, बिल्कुल सेम डिट्टो जिस तरीके से गणेश जी आपको दिख रहे हैं, ये मैम ने खुद बनाए रखी है जो है। तो इन्होंने सबसे पहले मैं जब आया इन किया हूँ, तो सबसे पहले मैम ने यही दिखाया कि ये देखिए ये मैंने खुद ही जो है मैंने बनाया जो है अपने हाथों से बनाया है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जीने का उद्देश्य ये है कि मैं हर बिस्तर पे पड़े इंसान को, बीमार इंसान को उठा सकूँ बिस्तर से। अच्छा। तो मोटिवेशनल मैं काम करती हूँ और डांसिंग, वो भी मोटिवेशनल, सिंगिंग भी रहती है। एक मैं सॉन्ग भी मैंने कंपोज़ किए हैं। तो इस समाज में जितनी बुराइयाँ हैं, उनको मैं गाने के माध्यम से रिमूव करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम एज़ सच आपको कहें कि आप अपना बॉडी और ऑर्गन को डोनेट कर दो, तो लोग नहीं मोटिवेट होते। लेकिन जब आप भावुक हम गाना गा के उनको जब बताते हैं कि अंगदान क्यों करना चाहिए, तो वो भावुक होके वो तुरंत फ़ॉर्म पे अच्छा मैम, उस गाने को यहाँ सुना सकते हैं? सुना तो सकती हूँ, लेकिन अब मेरा क्योंकि थायराइड ग्लैंड मेरी निकल गई है कैंसर में, तो अब गाने की स्किल मेरी खत्म हो गई है। लेकिन नहीं। मैं वर्डिंग्स जी, जी, बिल्कुल, गाती हूँ, बिल्कुल। मुझे वो स्किल नहीं रहा मेरे जी, में। जी। अरे नहीं, मैं कोई इंसान नहीं मैम, आप देखिए आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है, तो ये कहीं न कहीं देखिए बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसा भी सुना सकते हैं, सुनाइए प्लीज़ हमारे दर्शकों का। जिन आँखों से दुनिया देखी, मरते ही बंद हो जाए। अंधों को आँखें दान में देकर मर के भी तुम जी जाओ। अंग का दान महादान है जी, आँखों का दान महादान है, तुम देकर अमर हो जाओ, ये जीवन यूं ही बीता जाए। वाक़ई में देखिए दिल को छू जाने वाली जो ये आखिरी जो पंक्तियाँ थी जो है, जिस तरीके से मैम ने गाया है, देखिए ये बहुत अच्छा लगा जो है मुझे ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जहाँ तक अगर मैं कहूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से मैम ने जो संघर्ष किया है ये, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो है, ये देखिए ये दिलचस्प है कि जो है इस तरीके के लोग हमारे देश में जो है मिलते तो हैं, मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मैम की तरह हैं। वाक़ई में अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में किस तरीके का दर्द, किस तरीके का मोटिवेशन और किस तरीके की पीड़ाएँ इस स्टोरी में जो है आपको साफ देखने को मिलेंगी। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया अपना और हम आपसे मिले। हम आभारी हैं आपके कि आप जैसे लोग जो है आपको जो है बेटी प्रणाम करता हूँ मैं नहीं, कि आप जैसे लोग वाक़ई में एक इंस्पायर हैं जो है, जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो इस वक़्त की पीढ़ी है, जो पल-पल में आजकल की ये सीधा ये हो गया है कि किसी को जुकाम हो जाता है, तो किसी को हल्की-सी सर्दी, जुकाम कुछ भी जैसे हो जाता है, तो वो बोल देते हैं कि नहीं आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ बहाने हज़ार बहाने होते हैं। लेकिन आपने इस तरीके की इतनी बड़ी-बड़ी जो है घटनाओं के बावजूद भी आपने ये सब काम किए। आज
आपकी जो ये संस्था है माँ शक्ति, जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपने जो है ये चला रखा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है मैम। इतना संघर्ष, आपको हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बेटियों के लिए भी, क्योंकि अभी भी गाँव में या जो पुराने विचारों के लोग हैं ना, वो अभी भी बेटियों को भ्रूण हत्या कर रहे हैं। जी, जी, उनके लिए भी गाना लिखा है, गा जी, तो नहीं पाऊँगी लेकिन शब्द सुना पाऊँगी। जी, जी। बिटिया को जब कोख में मारा धरती आंसू रोए, कन्या को जब कोख में मारा धरती आंसू रोए, बिटिया ही जब जन्म न लेगी बेटा कहाँ से होए, बेटी जहाँ है जननी जाति, कन्या जहाँ है पूजी जाति, देव वहीं बस जाए, ये जीवन यूं ही बीता जाए। इस जीवन में पुण्य करो तुम, इस जीवन में पुण्य करो तुम, जीवन बीता जाए, ये जीवन यूं ही बीता जाए। गाने वाह! का बहुत अच्छा जो है देखिए, ये एक्चुअली जो है क्या हो गया था मैम कैंसर के बाद जो है ये आप। थायराइड ग्लैंड निकाल दी, यहाँ तक कैंसर पहुंच गया था। अच्छा। ये भी अंग निकाल दिया, जी, जिसकी जी। वजह से अब मैं गा नहीं सकती गाना। देखिए आप लोग इन शब्दों को किस तरीके से, जिस तरीके मैम ने गाया है उनको रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि अब इनके गा साथ नहीं जो है सकती। दिक्कत है, जिस तरीके से मैम जो है अब गा नहीं सकती हैं। दर्शकों, इस तरीके की मोटिवेशन जो है, जो वीडियो है, आप लोग बिल्कुल देखिए इसको पूरा। देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि जीवन में हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।